राम राम लाडलो, मैं थारा अपना रवि मंगवाना हिस्टोरी ऑफ स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर हरियाणा का इतिहास चला हुआ है और इस कड़ी में हमने जो पिछली वीडियो की थी वो हरियाणा के मध्यकालीन इतिहास से दिल्ली सल्तनत के ऊपर की थी। उससे आगे हमारा मुगल वंश आता है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं फिर आप आई बटन पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो आज की वीडियो हम जल्दी से शुरू करते हैं मुगल वंश के बारे में। तो दोस्तों, हम करते हैं मुगल वंश को। मुगल वंश जिसकी स्थापना की थी बाबर ने। बाबर कौन था? सभी अच्छी तरह से जानते हैं। मध्य एशिया की फरगना का यह शासक था और इसने भारत पर 1519 ईस्वी से ही आक्रमण करना आरंभ कर दिया था, लेकिन जो हरियाणा पर किया था वो किया था 1526 में, जिसको हम पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। इसमें दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी सुल्तान था इब्राहिम लोदी, उसकी पराजय हुई थी और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का ही नहीं बल्कि पूरे मध्यकालीन का पहला ऐसा सुल्तान था जो कि युद्ध भूमि में मरा था, ये याद रखना है। और इसी युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, बाबर ने पहली बार तुगलुमा युद्ध नीति व तोपखाने का प्रयोग किया था। और इसके समय पर ही मेवात में हसन खान ने, बाबर के समय मेवात में हसन खान ने विद्रोह किया था, जिसको 1527 ईस्वी में युद्ध हुआ था और हसन खान को पराजित कर दिया था। ये भी याद रखना, बाबर का समय 1526 से 30 तक है। यह जितने समय भारत में रहा युद्ध करता रहा है। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है हमारा हरियाणा की इतिहास की दृष्टि से, वो यह है कि हरियाणा को 4 सरकार, यानी कि उसने प्रशासन को 4 सरकार में बांटा था बाबर ने। वो कौन कौन से था सरकार, यानी कि आज का हमारा जिला। वो था पहला दिल्ली सरकार में, फिर मेवात सरकार, फिर हिसार सरकार और फिर सरहिंद सरकार, इसमें बांटा था। जिसमें से जो ज़्यादातर इलाका हरियाणा का था वो दिल्ली सरकार में ही आता था। उसके बाद 1530 में जो कैथल के मंडार राजपूतों ने विद्रोह किया था, वो भी मोहन सिंह मंडार के नेतृत्व में। कब? 1530 में, जिसको दबाने के लिए बाबर ने सरहिंद के गवर्नर अली कुली हमदान को भेजा, लेकिन वह पराजित हो गया मोहन सिंह मंडार से। फिर बाबर ने दोबारा से अपने सेनापति तरसेम बेग व नूरंग बेग को भेजा और उसके बाद उन्होंने मोहन सिंह मंडार पर विजय प्राप्त की और उनको हरा दिया मेवातियों को। 1530 में ही बाबर की मृत्यु हो जाती है और बाबर की मृत्यु के बाद जो शासन पर बैठता हुमायूं, उसका पुत्र, जिसका टाइम पर 1530 से लेकर 1540 और 1555 से 56 है। ऐसा क्योंकि बीच में फिर से शेरशाह सूरी आ जाता है जो राज करता है इसको हराकर। वो देखते क्या है, हुमायूं जब बनता है बादशाह तो मेवात सरकार है वो अपने भाई हिंदाल को हिसार व सरहिंद कामरान को दे देते। इसके 2 भाई और थे, हिंदाल और कामरान, दोनों को बांटता है बराबर का हिस्सा। मेवात सरकार हिंदाल को, हिसार व सरहिंद कामरान को देता है। हुमायूं का हरियाणा के इतिहास से दृष्टि से और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यही है कि फिर 1540 में शेरशाह सूरी ने इसको पराजित किया था। कन्नौज का युद्ध हुआ था। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, उसमें भी ये हारा था। और फिर 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ, उसमें भी ये हारा और भारत से इसको निष्कासित होना पड़ा, यानी कि बाहर इसको रहना पड़ा। शेरशाह सूरी ने इसको पराजित करके भारत से बाहर भगा दिया था। शेरशाह सूरी जिसका समय 1540 से 1545 ईस्वी है, 5 साल ये शासन करता, जो कि एक अच्छा, डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि हमने सिर्फ हरियाणा के दृष्टि से ही इनको सबको करना है। शेरशाह सूरी जिसका जन्म हरियाणा में नारनौल में हुआ था और ये हसन खां के यहाँ जन्मे थे। 4 सरकार थी, वही सरकार इसने बनाई रखी जो कि बाबर ने बांटी थी, कोई हेरफेर नहीं किया। उसके बाद जो शेरशाह सूरी के बाद जो गद्दी पर बैठता हो इस्लाम शाह बैठता है, जो 1545 से 53 ईस्वी शासन करता है। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी होता फिरोज, लेकिन फिरोज को मारकर उसका चाचा मुबारिज खां गद्दी पर बैठ जाता है आदिल शाह के नाम से और 1553 से 55 ईस्वी शासन करता। फिर 1555 में फिर से हुमायूं इस अयोग्य उत्तराधिकारी को हराकर अपना राज प्राप्त कर लेता है और लेकिन हुमायूं ज़्यादा समय जीवित नहीं रहता और 1556 ईस्वी में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। कैसे होती माना जाता है, इसको लाइब्रेरी जो पुस्तकालय हमारा उसका काफ़ी शौक होता है, तो ये दिल्ली की जो पुस्तकालय है उसकी सीढ़ियों से गिरकर ही मर जाता है, ये बताया जाता है हुमायूं के बारे में। और अब इस बीच एक और नाम हमें सुनने को मिलता है हेमू, जो कि पानीपत का दूसरा युद्ध होगा अकबर के साथ,
कौन था हेमू? हेमू था जो आदिल शाह, मुबारिज खां था जो उसका चाचा इस्लाम शाह का, आदिल शाह के नाम से बैठा था, उसका प्रधानमंत्री था हेमू, जिसको अब हम आगे थोड़ा देखते हैं। फिर इसके बाद हमारा अकबर है, तो देखते हैं। उसके बाद जो आदिल शाह के बाद हेमू कुछ समय के लिए दिल्ली की गद्दी पर बैठता। हेमू कौन था? हेमू का जन्म रेवाड़ी में हुआ था, जिसका पूरा नाम हेमचंद्र था, और बताया था पीछे भी आदिल शाह का प्रधानमंत्री था हेमू। हेमू 7 अक्टूबर 1556 में दिल्ली के ऊपर अपना राज स्थापित कर लेता है और महाराजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लेता है। महाराजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला हेमू अंतिम सम्राट होता है और माना जाता है ये अंतिम हिंदू सम्राट भी है जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इसी के साथ फिर पानीपत का दूसरा युद्ध होता है हेमू के साथ 5 नवंबर 1556 को। अकबर और हेमू के बीच ही मान जाता, लेकिन लड़ा कौन था ये आपको याद रखना, वो बैरम खां, क्योंकि अकबर इस समय तक बहुत छोटा था, 13-14 साल का था अकबर। तो इसका सेनापति बैरम खां युद्ध में लड़ा था हेमू के साथ, जिसमें पराजय किसकी हुई? हेमू की। और उसके बाद फिर से अकबर है जो इस गद्दी पर बैठ जाता है और यहाँ से मुगल वंश फिर अपनी तरक्की की ओर तीव्र गति से चलता है। तो 1556 में अकबर आ जाता है हमारा और 1605 ईस्वी तक अकबर शासन करता। अकबर जिसका जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा वीरसाल जो कि एक हिंदू था वहाँ पर हुई थी। जब हुमायूं शेरशाह सूरी से हार जाता है और शेरशाह सूरी हुमायूं को बाहर से बाहर भगा देता है, तब उस टाइम पर 1542 में 40 में युद्ध हुआ था बताया, 42 में अमरकोट के राणा वीरसाल के यहाँ हुमायूं रुकता है और वहाँ पर इसका जन्म होता है। लेकिन शेरशाह सूरी की जो सेना है उसके पीछे लगी ही रहती हुमायूं के, जिस वजह से वो अकबर को यहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाता हुमायूं। तो 5 या 6 वर्ष तक राणा वीरसाल के यहीं रहता है अकबर, जिस वजह से इसके जो आगे का जीवन होता है उस पर हिंदू धर्म का प्रभाव देखने को हमें मिलता है। अकबर ने जो अपना प्रशासन है 15 सूबों में बांटा था। सूबा आज के हमारे राज्य के बराबर हो सकते हैं, आप राज्य समझ सकते हैं। और 5 सरकारों में इसने फिर इसको बांटा था आगे, पहले तो 4 में। अब नई सरकार कौन सी सरकार है? दिल्ली पुरानी है, रेवाड़ी, हिसार, मेवाती, सरदीद, 4 नई जो 5वीं जुड़ी रेवाड़ी, इसने रेवाड़ी को भी एक सरकार बना दिया। और जो सूबा था दिल्ली सूबा, उसमें हरियाणा का ज़्यादातर इलाका आता था। किस में आता था? दिल्ली सूबे में हरियाणा का कौन कौन सा? रेवाड़ी, हिसार, सरहिंद, सहारनपुर, ये सभी आपके हैं जो दिल्ली सूबे के अंतर्गत आते थे। जो बाकी बच गए वो आगरा सूबे में, कौन कौन? तिजारा, नारनौल और सहार, ये आगरा सूबे के अंतर्गत आते थे। उसके बाद जो अकबर है उसने जब्ती प्रणाली लागू की थी। जब्ती प्रणाली क्या थी? भू राजस्व, यानी कि भूमि से जो राजस्व वसूल किया जाता था वो अच्छे प्रकार से वसूला जाए, उसके लिए एक प्रणाली बनाई थी। किसने? अकबर ने, जिसको लागू किया। जब्ती प्रणाली बनाई थी इसको राजा टोडरमल ने, जो इसका एक नवरत्न भी होता है। अकबर जब हम इंडियन हिस्ट्री में करेंगे तो डिटेल से करेंगे, वहाँ पर आपको पता लगेगा। तो जब्ती प्रणाली टोडरमल ने बनाई थी, लेकिन इसको लागू किया अकबर ने, क्योंकि सम्राट कौन था? अकबर था। तो 8 सूबों में जब्ती प्रणाली को लागू किया था, जिसमें से दिल्ली भी एक सूबा था। टोटल 15 सूबे थे, जिसमें से 8 में लागू किया और दिल्ली भी उसमें शामिल था। तो दिल्ली शामिल था तो ऑटोमेटिक हरियाणा में भी कौन सी प्रणाली लागू होती है? जब्ती प्रणाली। अकबर के बाद जो फिर गद्दी पर बैठता है, 1605 में इसकी मृत्यु होती है अकबर की, वो बैठता है जहांगीर। जहांगीर का हरियाणा के इतिहास से कोई इतना ज़्यादा संबंध नहीं, क्यों? क्योंकि इसने जो अकबर का साम्राज्य उसको अच्छी प्रकार से संभाला था। जहांगीर के समय में हरियाणा में समृद्ध व अच्छा शासन था, या कोई भी यात्री आते हैं तो हरियाणा में अच्छा शासन पाते हैं। जहांगीर में इसने अपने पिता द्वारा ही चलाया गया शासन को ऐसे ही चलाया, और हरियाणा में बहुत संख्या में वृक्ष भी लगवाए जहांगीर ने। और जो एक क्वेश्चन बनता जहांगीर का वो यही है कि जहांगीर व खुसरो जो इसका पुत्र होता है उसके हरियाणा के भेरावल में युद्ध होता है दोनों के बीच 1627 में गद्दी के लिए। खुसरो जो कि फिर गद्दी पर बैठता है शाहजहाँ नाम के साथ बैठता है, यानी कि गद्दी पर जब खुसरो बैठता है अपना नाम शाहजहाँ रख लेता है। खुसरो और जहांगीर इसके बीच युद्ध होता है हरियाणा के भेरावल में। अब आगे जो हमारा आता है वो आता है शाहजहाँ। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा शाहजहाँ, जो 1627 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 58 ईस्वी तक शासन करता है। अपने पिता से युद्ध किया था ना हरियाणा के भेरावल से, और गद्दी पर बैठता। इसके 2 पुत्र थे, धारा शिकोह व औरंगजेब।
औरंगजेब इसका छोटा पुत्र था और धाराशिको इसका बड़ा था। जो इसका बड़ा पुत्र था और शाहजहां, इसका विशेष लगाव था हरियाणा प्रदेश से। इंपॉर्टेंट है पूरे मुगल वंश में शाहजहां और धाराशिको। धाराशिको अधिकतर समय हरियाणा के पलवल में ही रहते थे, यानी कि और यहीं पर धाराशिको का एक बड़ा पुत्र सिपहर-शिको, उसका भी जन्म हुआ था पलवल में ही, हरियाणा के। हिसार-ए-फिरोजा का जो सरकार थे, हिसार-ए-फिरोजा, उसका यह देख रेख करता था धाराशिको, उसके अधिकार में थी। और शाहजहां ने एक इम्पोर्टेंट चकला, जिसका चकला नई प्रशासनिक इकाई थी चकला, इसका निर्माण किया था। चकला क्या था? कुछ परगनों को मिलाकर चकला बनाया गया। परगने क्या थे? जो प्रशासन था इसका बटा हुआ था, ऐसे बटा हुआ था। सूबा था, सूबे के बाद थे हमारे सरकार, और सरकार के बाद थे हमारे परगने। इस तरह से जो मुगल हैं वो प्रशासन बटा हुआ था। सूबा सबसे बड़ा, फिर सरकार, फिर परगने। आज के हिसाब से देखें हमें राज्य, जिला, तहसील, ऐसे थे। जो परगने थे उन कुछ परगनों को मिलाकर चकला बनाया गया। तिजारा व नारनौल जो सरकार थी, हमने पहले पढ़ा है, ये दिल्ली सूबे में नहीं थी, ये आगरा सूबे में थी। शाहजहां ने क्या किया? तिजारा व नारनौल को आगरा से अलग करके दिल्ली सूबे में शामिल कर दिया। एक ये बात नहीं है, यहाँ पर याद रखना है आपने। और शाहजहां का और धाराशिको दोनों का थानेश्वर से विशेष लगा था। क्यों? क्योंकि थानेश्वर में ही शेख चिली, जो कि शाहजहां के धर्मगुरु थे, वे रहते थे। और धाराशिको भी शेख चिली को अपना गुरु मानते थे। जब शेख चिली की मृत्यु हो जाती तो शेख चिली का मकबरा बनवाता धाराशिको का। कहाँ पर बनवाता है? थानेश्वर या फिर थानेश्वर, कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पर बनवाता है शेख चिली का मकबरा, जिसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी ने नहीं देखा शेख चिली का मकबरा जो थानेश्वर में है, तो ज़रूर देखना। मैंने देखा है, बहुत ही अच्छा बनाया गया। यानी कि आप जाओगे तो देखोगे कि किस समय ये बनाया गया था, वहाँ की कल्पना करना कि इतने अच्छे से कैसे तकनीक लगाई होगी, कितनी अच्छे से जो बनाई गई है, बनावट है, डिजाइन तैयार किया गया है, कैसे किया होगा। तो काफ़ी अच्छा, एक बार आप जरूर जाकर देखना इसे, हरियाणा के ताजमहल को। इसके बाद जो शाहजहां के बाद गद्दी पर बैठता है, इसका छोटा पुत्र औरंगजेब बैठता है। दोनों भाई का युद्ध होता है, ये पता ही है हमें। ये इंडियन हिस्ट्री में हम डिटेल से करेंगे, जिसमें धाराशिको हार जाता है और औरंगजेब गद्दी पर बैठता है 1658 में, और 1707 ईस्वी तक शासन करता। ये औरंगजेब एक कट्टर था, पूरे मुगल वंश में सबसे कट्टर था औरंगजेब, जिसने हरियाणा के लोगों पर अत्याचार किया। जिसमें सबसे पहले सावलिया मीरभाई, इसने विद्रोह किया औरंगजेब के खिलाफ, और गुरीला जो आक्रमण था उसके तहत इसकी सेना से लड़ा। गुरीला आक्रमण, छुपकर आक्रमण होता था, उसके तहत। उसके बाद जो है जाटों ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया हरियाणा के, और इसका नेतृत्व किया वीर गोकुला ने। हरियाणा का जो जाटों का विद्रोह था उसका नेतृत्व वीर गोकुला ने किया। कब? 1669 ईस्वी में जाटों ने विद्रोह किया, और एक ही साल बाद 1617 में इसको वीर गति प्राप्त हुई, वीर गोकुला को। उसके बाद जो नेतृत्व संभाला वो राजा राम ने संभाला। इन्होंने क्या किया? इसके नेतृत्व में जाटों ने 1688 ईस्वी में अकबर के मकबरे को लूटा था और उसको तहस नहस कर दिया था। उसके बाद राजा राम के बाद उसका भतीजा था चूड़ामन, वो नेतृत्व करता है जाटों का। और इस समय तक जो औरंगजेब उसकी मृत्यु हो जाती है 1707 में बताया, और चूड़ामन का टाइम पीरियड वही है। फिर बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठते, और बहादुर शाह प्रथम चूड़ामन को ने जो जाटों का नेतृत्व कर रहा था भरतपुर राज्य को, उसके जो राज्य था वो भरतपुर था चूड़ामन का, यानी कि जाटों का, उसको मान्यता दे देता है। कौन देता है? वो देता बहादुर शाह, जो मुगल वंश का था प्रथम। जब तक औरंगजेब रहता है वो जाटों के साथ युद्ध करता ही रहता है। और चूड़ामन एक योग्य व्यक्ति होता है और बहादुर शाह अयोग्य, जिस वजह से बहादुर शाह जो है भरतपुर राज्य को मान्यता दे देता है। उसके बाद जो चूड़ामन है, उसके बाद बंदन सिंह बैठता है गद्दी पर, जो भरतपुर राज्य बन जाता है। और बंदन सिंह के बाद बैठता है सूरजमल, जिसे हम सभी जानते हैं जाटों का प्लेटो के नाम से। सूरजमल की जो वीडियो हम डिटेल से इस पर वीडियो लेकर आएंगे सूरजमल की। तो दोस्तों ये था मुगल वंश, 1707 तक ही किया हमने, क्योंकि यहीं तक ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद उत्तरवर्ती मुगल काल बोला जाता है। क्यों? उसके बाद जितने भी मुगल शासक हुए सभी अयोग्य थे, तो उसको हम आगे की वीडियो में करेंगे, क्योंकि बीच बीच में हमारे जैसे बंदा बहादुर ये चलेंगे, तो उनको भी साथ साथ करते हुए चलेंगे। इस वीडियो में हम वह नहीं कर रहे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जिससे आप बोर भी हो सकते हैं। इसलिए हम यहीं पर इसको रोकते हैं और आगे की वीडियो फिर लेके आएंगे 1707 औरंगजेब की
तो दोस्तों आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।